अच्छा, व्हाट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब क्या कि ऑडिट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो सारे ऑडिटर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए क्यों हैं? जैसे यार हम आपको पता है कि बड़े सारे सीए हैं, बड़े सारे एसीसी हैं, वो एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं, है ना, करोड़ों की तादाद में होंगे, करोड़ों तो ज्यादा बोल दिया मैंने, हजारों होंगे, ठीक है, बहुत सारे मान लेते हैं, बड़े सारे क्या है, सीए और एसीसी हैं, ठीक है। तो आप बताओ क्या सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, तो क्या सबके काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा? अच्छा, ऐसा हो सकता है ये कुछ एसीसी अलग तरीके से ऑडिट करते हो, और ये कुछ एसीसी अलग तरीके से ऑडिट करते हो, और ये वाले एसीसी अलग तरीके से ऑडिट करते हो, ऐसा हो सकता है? तो मतलब यार यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब क्या है कि कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, तो ऐसे तो हर चीज में क्या हो जाएगी, क्लैशेस हो जाएंगे, कोई कोई रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा कोई और रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या बना दिया, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए ताकि सबके लिए यूनिफॉर्मिटी बनी, ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बना दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना दिए कि जो भी कंपनी ऑडिट करवाएगी और जो भी प्रैक्टिशनर ऑडिट करेगा वो क्या करेंगे, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। समझ में आ गई बात? इसमें एक बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी, बुक लाए हो आप? अभी बुक बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। बहुत आसान चैप्टर है यार, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। लिखते हैं, फर्स्ट इज द नीड फॉर रेगुलेशन, द नीड फॉर रेगुलेशन। ये रेगुलेशन की नीड क्या है, मतलब क्यों बनाए जाते हैं रेगुलेशन, की जरूरत क्या है रेगुलेशंस बनाए, बताओ बेटा, क्या जरूरत है? वही है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यही तो है कि सब में हार्मोनाइजेशन हो, ठीक है, सब एक जैसा काम करेंगे तो ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल भी होगा, ये सुनो, है ना, कंपनी को पता होगा कि ऑडिट करने आ रहा है तो ये चीजें फॉलो करेगा वो, ठीक है, तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाएगी, यस। तो लिख लेते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रीगेन ट्रस्ट इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन, national and international standard, नेशनल क्या हुआ, प्रोफेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ा था, समझ में आ गया था, याद भी हो गया, पक्का? पूछ लो कुछ भी, हम देखते हैं। सेटर्स एंड रेगुलेटर्स have tried to introduce three initiatives. क्या लिख दिया, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रीगेन ट्रस्ट इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन। अच्छा, पहले क्या होता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते नहीं थे, मतलब अलग अलग एसी से अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी मर्जी है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई सैंपल कर रहा है, हमने देखा था कोई 100% चेकिंग तो करता नहीं है, सैम्पलिंग बेसिस पे चेकिंग करते हैं, तो किसी एसीसी ने सोचा चल मैं 10% चेकिंग कर लेता हूँ, बस खत्म, ठीक है, किसी ने सोचा चल 20% कर लेता हूँ, किसी ने 80% कर ली, किसी ने 90% कर ली, तो बेटा ये सब कुछ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलेंगे कि कम से कम, एग्जांपल के तौर पे, कम से कम आपको 50% चेकिंग तो करनी ही पड़ेगी, तभी वो सैंपल वैलिड है, अदरवाइज सैंपल वैलिड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ऑडिट का तरीका सेम होना चाहिए, है ना, ऑडिट करोगे तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करोगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रीगेन ट्रस्ट इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन, कि लोग क्या सोच रहे थे यार, कोई तो 10% ऑडिट करता है, कोई 20% करता है, इसमें तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, 10% चेकिंग करेंगे तो बाकी 90% तो बच ही गए, है ना जी।
तो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रीगेन ट्रस्ट इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स एंड रेगुलेशंस हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस 3 इनिशिएटिव्स, ताकि लोगों का ट्रस्ट दोबारा रीगेन हो सके इस प्रोफेशन के ऊपर, ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर। तो बेटा इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स ने, रेगुलेटर्स ने 3 इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करे, और वो 3 इनिशिएटिव क्या है, लिखते हैं एक बारी। नींद आ रही आज, इसलिए नींद आ रही है। फर्स्ट, हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है बेटा, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है, एक जैसे ऑडिटिंग प्रोसीजर फॉलो करने, अलग अलग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या बोला, फोकस ऑन ऑडिट क्वालिटी, फोकस ऑन ऑडिट क्वालिटी, so that the expectations of users are met, so that the expectations of users are met। क्या मतलब हुआ सेकंड पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का मतलब बताना बेटा, फोकस ऑन ऑडिट क्वालिटी, फुलफिल करने के लिए आपको ऑडिट क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है ना। थर्ड, adherence to a strict ethical code of conduct, strict ethical code of conduct। क्या लिखा है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना। क्या फॉलो कर रहे हैं, आपको जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बन रखे हैं वही आपको सारे के सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन बनाने की 3 इनिशिएटिव्स थे, क्या, फर्स्ट इज हार्मोनाइजेशन, फर्स्ट क्या है हार्मोनाइजेशन, दूसरा क्या है फोकस ऑन ऑडिट क्वालिटी, और थर्ड इज फॉलो करना है एथिकल कोड। याद होगा 3, फर्स्ट क्या है हार्मोनाइजेशन, दूसरा फोकस ऑन ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा आगे, इन ऑर्डर टू अचीव, in order to achieve this, practitioners have to follow regulatory guidance। अगर ऑडिटर को हार्मोनाइजेशन करना है और गुड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, और थर्ड इज आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, तो इसके लिए बड़े सारे एक्ट्स बनाए गए बेटा, ठीक है। इंडिया में इंटरनेशनली बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा गाइडेंस बनाई गई है, इसके लिए गाइडलाइंस बनाई हुई है, ठीक है, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाई है, यस और नो, यस, ठीक है। तो बेटा देखते हैं कौन कौन से बनाए हैं एक्ट। फर्स्ट इज नेशनल कॉर्पोरेट लॉ, नेशनल कॉर्पोरेट लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल द कंपनीज एक्ट 2006, कंपनीज एक्ट 2006 इन द यूके, यूके में बनाया है, ठीक है। एंड द सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट, द सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट इन यूएस, यूके में क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2006 बनाया, ठीक है, और यूएस में क्या बनाया, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट बनाया। अच्छा इंडिया में क्या बनाया, इंडिया में ऑडिट कैसे होता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग एक्ट बनाए ऑडिट को रेगुलेट करने,
ठीक है जी। अच्छा, इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है? ऑडिटर कैसे आएगा, कौन सी कंपनी में कौन ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन सी कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी है, कौन सी कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कितने टाइम में ऑडिट करानी है, किस चीज की ऑडिट करानी है ना जी। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी है? इंडियन के कंपनीज एक्ट में लिखी है। तो ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग एक्ट बनते हैं, तो उनमें भी ये सेम चीजें लिखी होंगी। कौन सा पर्सन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, यस और नो। ठीक है जी। दूसरा सेकंड चीज क्या है बेटा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बने। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपके कोर्स में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन से है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, इंडिया में कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं? इंडिया में फॉलो होते बेटा एसएस। एसएस का मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। और अगर अकाउंट्स बनाना है तो उसके लिए क्या फॉलो होता है? एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पढ़ा होगा तो 12th में, है ना। एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एसए क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये इंडिया में बने हैं। अब जो आपका कोर्स है वो इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, एसीसी, राइट। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ के, हम इंडिया की बात तो करते ही नहीं, इसकी बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं कि इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड्स बने, तो वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। और क्या बनाया बेटा? कुछ कोड ऑफ एथिक्स बना है। कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। और ये हम बेटा एक चैप्टर है हमारा एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस, उसके अंदर पढ़ेंगे एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, आसान है तो कि अगर आपको ऑडिट कराना है तो प्रैक्टिशनर को कौन कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी? पहला, आपको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यूएस में बना कंपनीज एक्ट 2006, और यूएस में क्या बना? सार्बन्स ऑक्सले एक्ट बना। ठीक है जी। इंडिया में क्या बनाया है? कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है। आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, आपको कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई पड़ेगा। ठीक है जी, आसान है। तो तीन चीजें ऑडिटर को कंप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ, दूसरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा कोड ऑफ एथिक्स। हो गया। अच्छा, तीन इनिशिएटिव कौन से लिए थे ऊपर? पहला हार्मोनाइजेशन, ऑडिट क्वालिटी, और थर्ड कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, नहीं कोड ऑफ एथिक्स थोड़ी था, क्या था बेटा? ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीन चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और नीचे वो तो ऊपर क्या बनाए थे? इनिशिएटिव्स लाए थे। इनिशिएटिव कौन लाया था? कुछ एक बॉडी बनाई गई है, वो इनिशिएटिव लाई थी, ताकि सबके अंदर हार्मोनाइजेशन हो कि एक जैसा ऑडिट करे सब लोग, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जो प्रैक्टिशनर है उसको ये नीचे लिखी हुई गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहली गाइडेंस क्या है? उसको कॉर्पोरेट लॉ फॉलो करना है, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, उसको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लिख लिया आपने ये? लिखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिटर एंड ऑडिटर। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब? कि लॉ क्या बोलता है बेसिकली? तो इंडिया में तो कौन सा एक्ट लगता है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि ऑडिट कैसे होगा और ऑडिटर कैसे होगा। लेकिन यार यहाँ पे हम एसीसीए में किस चीज की बात करते हैं? हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा यूके में कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2006 है, ठीक है जी। और यूएस में कौन सा है? सार्बन्स ऑक्सले एक्ट, ठीक है। सार्बन्स ऑक्सले एक्ट है। ये सब लोग क्या बताएंगे हमें कि ऑडिट कैसे करना है, ऑडिटर कौन होगा, ठीक है। तो बेटा नेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ में क्या चीजें पढ़नी है? नेशनल लॉ इंक्लूड्स, आप बुक लाओ, एक बार निकालो, सेकेंड चैप्टर निकालो बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें निकालो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर।
सेकेंड पेज पे ही होगा आई थिंक, या पेज नंबर 45 होगा शायद, ये बार देख लो सेकेंड चैप्टर में। लाओ मेरे को दिखाओ। लिखा ना लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट एंड ऑर्डर, ठीक है। इसको जरा पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा है। इन दिस सेक्शन the law referred to in most of the cases in UK law and the Companies Act 2006, मतलब यूके के एक्ट के बारे में बातें कर रही है। आगे लिखा है डिफरेंट कंट्रीज may have different requirements but generally the same principle will apply across the world, मतलब क्या है कि अलग अलग एक्ट में अलग अलग चीजें लिखी है, लेकिन क्या है वो बेसिकली उनका काम क्या है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, गाइडलाइंस बनाने से ऑर्डर को फॉलो करनी है, तो काफी हद तक क्या है वो सेम ही होगी सब में। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। Will apply to across the world. Some of the knowledge learned in corporate and business law will be relevant here. आगे लिखा है बेटा नेशनल लॉ इंक्लूड। उस लॉ के अंदर क्या क्या लिखा होता होगा। फर्स्ट पॉइंट कि कौन सी कंपनीज को ऑडिट कराना है, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू द ऑडिट। ठीक है, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑडिट, कौन सी कंपनी को ऑडिट कराना है, कौन सी कंपनी को ऑडिट नहीं कराना। सेकंड पॉइंट, जैसे इंडिया में लिखा है कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कराना है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, हमने पहले दिन बात करी थी, याद है बेटा। तो इंडिया के कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी सारी कंपनी को ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि यूके वाले लॉ में कुछ और लिखा हो, या हो सकता है सेम ही बात लिखी हो, अब हमें तो नहीं पता ना ये सब चीजें। आगे हु कैन एंड कैन नॉट कैरी आउट एन ऑडिट, मतलब क्या हुआ, कौन ऑडिट कर सकता है और कौन ऑडिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कौन ऑडिट कर सकता है बेटा, एसीसीए या सीए इंडिया में, और कौन ऑडिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यार कंपनी, ये कंपनी है, कंपनी बनाते हैं छोटी सी, ये कंपनी है, ठीक है जी। इसके अंदर कौन ऑडिट करेगा, ये सीए ऑडिट करेगा, ठीक बात है। लेकिन अगर ये सीए, इस सीए का कोई भी रिलेटिव इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, तो बताओ इस सीए का इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं हो गया, क्या वो इंडिपेंडेंट रहा है, नहीं रहा, नहीं रहा, वो तो बायसनेस उसकी आई जाएगी फिर। तो बताओ ऐसा सीए जिसका रिश्तेदार इस कंपनी के अंदर काम करता है, तो क्या इस कंपनी की ऑडिट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, गाइडलाइंस बनाई है इंडिया कंपनी एक्ट में, ऐसी चीजें लिखी है, कौन ऑडिट बन सकता है, कौन ऑडिट नहीं बन सकता, ऑडिटर कौन नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो यही चीजें हमें पढ़नी है कि कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। सिंपल थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जरा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट। अच्छा, अपॉइंटमेंट करने का भी कोई तरीका होता होगा, है ना जी। कैसा क्या तरीका होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का। उसको क्या करेंगे, डायरेक्टर ने उसको फोन करा कि हमारी कंपनी ऑडिट कर दे, बस खत्म। क्या देंगे उसको, ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। कई लोग क्या समझते हैं कि यार ऑडिटर अपॉइंट करना तो बड़ा आसान है, कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर, याद हो आपको तो, है ना, शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है ये, या फिर बैंक बोलता है ऑडिट कराने के लिए। तो मान लेते हैं शेयर होल्डर ने एक पर्सन को बोला कि मेरी कंपनी है, उसमें जाकर ऑडिट कर दो। ठीक है, वो कंपनी के अंदर चला गया। अब कंपनी के सबसे पहले तो उसको गार्ड ही रोक लेगा कि बताओ यार यहाँ करने क्या आया तुम, यस और नो। तो ये कैसे बोलेगा कि शेयर होल्डर ने मेरे को अपॉइंट करा है। ठीक है, तो उससे बात करा देगा। ऐसा थोड़ी होता है ऑडिट, इसका कोई, इसका अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर होता है कि आपको डायरेक्टर अपने पास बुलाएंगे, फिर वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद जाके कहीं आप अपॉइंट होगी। समझ में आ रही ना बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, आगे उसका रेजिग्नेशन कैसे होगा और रिमूवल कैसे होगा। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, वो रिजाइन करके चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। और अगर रिमूव करना चाहते हो तो उसको रिमूव भी कैसे करेंगे। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4। आगे क्या लिखा है कि उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। सिंपल, आसान है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है हमें, एक्ट बताता है। जो भी हम जिस भी देश का एक्ट पढ़ेंगे सब में ये लिखा होगा कि ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन सी कंपनी ऑडिट कराना है, वो आएगा कैसे, वो जाएगा कैसे, और काम कैसे। लिखो बेटा इसको।
ओके, आगे लिखते हैं, who needs audit and why? Who needs audit and why? अच्छा बता दो मेरे को, किसको ऑडिट कराना है, बिना देखे बताना है किसको ऑडिट कराना है। कंपनी को। कौन ऑडिट कराता है? कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बताओ, आप बताओ कैसे बताओ? और बस हाँ, तो बेसिकली ऑडिट किसको कराना है? कंपनी को कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि यार हमें पता है कंपनी के अंदर दो लोग हैं, पहला तो है शेयर होल्डर, दूसरा कौन है? डायरेक्टर। ठीक है, शेयर होल्डर क्या करता है? डायरेक्टर को अपने फंड्स देते हैं, पैसा देते हैं, और इसको यूज कौन करता है? डायरेक्टर करते हैं। अब ये डायरेक्टर इन पैसों का सही से इस्तेमाल कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, तो शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा? ऑडिट से पता चलेगा। ऑडिटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होता। अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि अगर कंपनी के अंदर उसका कोई रिलेटिव काम कर रहा है ना, तो वो पर्सन उस कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर बायसनेस आ जाएगी, उसकी इंडिपेंडेंस वही खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता ही ना हो। सही बात है। तो इसलिए बेटा कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है। एक बार बुक में आ जाओ, क्या लिखा है बुक में? इन मोस्ट कंट्रीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑडिट। ठीक है, आगे लिखा है बेटा कुछ स्मॉल कंपनीज और ओनर मैनेज्ड कंपनीज। स्मॉल कंपनीज और ओनर मैनेज्ड कंपनीज को क्या बोल रहा है कि ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंपनी है जिसमें मैं ही ऑडिटर हूँ, मैं ही क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ, और मैं ही शेयर होल्डर। ऐसा हो सकता है ना? छोटी सी हमने प्राइवेट कंपनी बनाई, हम दोनों ने मिलकर बनाई, तो हम दोनों उसके अंदर शेयर होल्डर है और हम दोनों डायरेक्टर है, तो क्या फ्रॉड कर सकते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। जो पैसा लगा रहा है वही कंपनी को संभाल रहा है, तो इसमें छोटी छोटी कंपनीज के अंदर ऑडिट कराने की आपको जरूरत होती नहीं है। और ओनर मैनेज कंपनी का मतलब क्या होता है? जो ओनर है वही कंपनी को मैनेज कर रहा है, सेम ही बात है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके अंदर शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं, तो उन कंपनीज के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। लेकिन छोटी मोटी कंपनीज के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन आगे भी कुछ लिखा है, अच्छा पढ़ते हैं एक बार। इन मोस्ट कंट्रीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव एन ऑडिट। ठीक है, आगे लिखा है स्मॉल और ओनर मैनेज कंपनीज आर ऑफन एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब उनको छूट दे रखी है कि आपको ऑडिट नहीं कराना। आगे लिखा है दिस इज बिकॉज देयर इज लेस वैल्यू इन द ऑडिट फॉर दीज कंपनीज। मतलब यार खुद ही मैनेज कर रहे हो तो ऑडिट करा के करोगे क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Note that these exemptions often do not apply to companies in certain regulated sectors. मतलब क्या हुआ कि स्मॉल कंपनीज को और ओनर मैनेज कंपनीज को भी ऑडिट कराना पड़ जाएगा। कब ऑडिट कराना पड़ जाएगा उनको? जब ये कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है। कौन सी कंपनी है बेटा? ये कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, या फिर और ये क्या है? ये लिस्टेड कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्यों कराना पड़ेगा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को? फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का मतलब होता है बैंक, बैंक है, या फिर पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, आपको पता है बैंक भी कंपनी होती है? पता आपको? नहीं पता? बैंक बैंक क्या होता है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, जहां पैसे जमा कराते हैं हम, यही तो होता है बैंक। बैंक कंपनी होती है नहीं होती? मेरे हिसाब से क्या होता है, होती है कि नहीं होती? देखो बेटा, एसबीआई पता है? एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके आगे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिमिटेड का क्या मतलब? कंपनी है ये, पब्लिक कंपनी है ना। और फर्क क्या होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में? नहीं, ये तो गलत बोल दिया। देखो अभी बताती हूँ। देखो बेटा, ये सब लोग गलत बोलते हैं, जिससे पूछो, जितने भी बच्चे पढ़ाती हूँ मैं, पहली बार में तो हर कोई गलत बोलता है। ठीक है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। ठीक है जी। अच्छा देखो जरा, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी जो यार कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। सही बात है। जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बना लिया उसको कंपनी बोलते हैं। लेकिन कंपनी बनाने के दो तरीके होते हैं। कंपनी बनाने के कितने तरीके? दो तरीके। पहला कंपनी का तरीका है प्राइवेट कंपनी बना लो आप। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी।
दूसरा तरीका पब्लिक कंपनी बना लो। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। बिजनेस करने का पहला तरीका है कंपनी बना लो। और कंपनी कैसे बनेगी? अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लोगे। समझ में आ गई? तो आप कंपनीज एक्ट में कंपनी दो तरीके से बना सकते हो। पहला कौन सा? आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। दूसरा क्या है? आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो। प्राइवेट कंपनी दो लोग मिलकर बना सकते हैं, कम से कम कितने लोग? दो लोग। और पब्लिक कंपनी 7 लोग मिलकर बना सकते हैं। कितने? 7% मिलकर बना सकते हैं। यहाँ पे नहीं गवर्नमेंट की बता रही है, नहीं आ रही। अगर कोई दो लोग, हम दोनों मिल जाए तो हम दोनों क्या बना सकते हैं? प्राइवेट कंपनी। अगर 7 लोग मिल जाए तो क्या बना सकते हैं? पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये तो होगा मिनिमम मेंबर। शेयर होल्डर की बात कर रहा है ये, मेंबर की। शेयर होल्डर कौन होता है? मेंबर होता है। ठीक है, तो मिनिमम शेयर होल्डर, मिनिमम मेंबर प्राइवेट में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए। और मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में बेटा? 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200 होते हैं। और पब्लिक में होते हैं मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी रख लो। ठीक है, और पब्लिक कंपनी क्या होती है? आगे जाके लिस्ट भी हो जाती है अगर वो आईपीओ लेकर आती है। प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि इसका मैक्सिमम मेंबर ही 200 होते हैं। और आईपीओ किसको देते हैं? हम पूरी दुनिया को देते हैं, पूरे इंडिया को देते हैं। क्या इंडिया में सिर्फ 200 लोग हैं? नहीं, करोड़ों लोग हैं, पता है। अब इंडिया इज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, पता है ना। पहले चाइना थी, अब इंडिया है। कोविड के बाद भी पता नहीं कैसे, कोई नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई ना बात मेरी? तो ये दोनों तरीके हैं बेटा कंपनी बनाने के, प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का रोल आ रहा है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, तो आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट बनाती है या गवर्नमेंट का कोई रोल होता है उसमें। ये क्या है? कंपनी बनाने के तरीके है बस। ठीक है जी, क्लियर? समझ आ गई बात? चलो अब आपके साथ हम क्या पढ़ रहे थे? गवर्नमेंट बैंक होती है एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट ने बनाया इन द सेंस मतलब कि इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है, अच्छा शेयर खरीद सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट शेयर खरीद सकती है? तो एक ऐसी कंपनी मान लेते हैं, मैंने एक पब्लिक कंपनी बनाई, उसमें गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीद लिए। कितने? 51% शेयर खरीद लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलके। ठीक है, अच्छा केजरीवाल ने और मोदी जी ने, इन दोनों ने मिलकर खरीद लिए, अलग अलग खरीद लिए। यही तो है ना हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके कितनी? 51% या उससे ज्यादा, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। लेकिन वो एक्चुअल में कंपनी बनी कैसे? या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक है ना। गवर्नमेंट कंपनी बाद में बनती है। इसको क्या बोलते हैं? एसबीआई ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए है, ये इसलिए बोला जाता है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर पैसे लगा रखे हैं, इसलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है यार, एक और बैंक है एक्सिस बैंक। ये एक्सिस, ये प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी। तो ये भी तो बैंक ही है। तो क्या ये गवर्नमेंट है? नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी है। यस और नो? क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट ने पैसे लगा रखे, इन्वेस्टमेंट कर रखी। ठीक है, बाकी सारी नॉर्मल कंपनी होती है, पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, अच्छा रिलायंस कंपनी है, वो क्या है? प्राइवेट या पब्लिक? वो पब्लिक कंपनी है बेटा। उसके अंदर एक 200 शेयर होल्डर है बस। उसकी शेयर लिस्ट है ना, पब्लिक इशू लिस्ट है कि नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे? तो फिर उसके अंदर 200 है सिर्फ। अभी आपने खुद ही बताया, देखो प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं शेयर होल्डर, आपने तो बताया भी मेरे को। तो रिलायंस कंपनी में सिर्फ 200 शेयर होल्डर है, इससे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है ना। तो कैसे पता चलेगा? मतलब लिस्ट है ना उसके शेयर्स। वो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती, सिर्फ पब्लिक कंपनी ला सकती है। तो रिलायंस कंपनी से पब्लिक कंपनी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो वापस आ जाते हैं एक बारी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि स्मॉल कंपनी को और ओनर मैनेज कंपनी को ऑडिट नहीं कराना पड़ता, लेकिन ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो स्मॉल हो, तब भी उसको ऑडिट कराना कंपल्सरी है। अब लिखो बेटा इसको। लिखो लिखो। हाँ,
हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा बेटा रीजंस फॉर एग्जेम्प्टिंग स्मॉल कंपनीज फ्रॉम ऑडिट। अच्छा, छोटी छोटी कंपनीज को ऑडिट के लिए एग्जेम्प्ट क्यों कर दिया, कि उनको बोल दिया कि आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल? क्योंकि ऑनर और शेयर होल्डर सेम ही है, मतलब एक ही पर्सन कंपनी का पैसे भी लगा रहा है और एक ही पर्सन मैनेज भी कर रहा है। तो देखो बुक में सेम ही पॉइंट लिखा हुआ है, द ओनर एंड मैनेजर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफन द सेम पर्सन। मतलब कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, जो ओनर है और जो मैनेजर है वो यूजुअली सेम ही पीपल होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा बेटा, द एडवाइस एंड वैल्यू व्हिच अकाउंटेंट्स कैन ऐड टू अ स्मॉल कंपनी इज मोर लाइकली टू कंसर्न अदर सर्विसेज सच एज अकाउंटिंग एंड टैक्स। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बेसिकली अकाउंट्स और टैक्स कर सकते हैं, ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है यार। तो इससे बढ़िया कि प्रोफेशनल को हायर ही कर रहे हो तो उससे अकाउंट्स करवाओ, उसे टैक्स करवाओ, अपना फालतू में क्यों पैसे बर्बाद कर। सही बात है। थर्ड लिखा है, द इम्पैक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज अनलाइकली टू बी मटीरियल टू अ वाइडर इकोनॉमी। मतलब क्या, अब सेम पर्सन उसको मैनेज भी कर रहा है, सेम पर्सन पैसे लगा रहा है, तो उसकी मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यस और नो? अपने पैसे ना ढंग से यूज करेंगे ना, दूसरे के पैसे का मिसयूज कर सकते हो लेकिन अपने पैसे को थोड़ी मिसयूज करोगे, करोगे तो तुम पागल हो फिर तो। यस और नो? तो इसलिए ऑडिट मत कराओ, क्योंकि क्या है कि आपका फालतू में खर्चा बढ़ जाएगा। यस। आगे लिखा बेटा, द ऑडिट फी एंड डिसरप्शन ऑफ एन ऑडिट आर सीन as too great a cost for any benefit the audit might be। मतलब क्या है कि ऑडिट कराने से खर्चे ज्यादा है, बेनिफिट कम। ले देके वही बात आ रही है कि ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द सेम हैंड्स। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा है, ये लिखना है तो लिख लो बेटा, कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स है ये, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स। हो गया। अच्छा, ये किसकी बात हो गई, तो मेंबर की बात हो गई। मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। दूसरे कौन होते हैं? डायरेक्टर भी तो होते हैं, है ना? तो बेटा देखते हैं डायरेक्टर कितने होते हैं, ये भी लिख लेते हैं डायरेक्टर। कंपनी कितनी? दो ही। दो कौन कौन सी कंपनी है? एक तो हो गई प्राइवेट कंपनी हमारी, और दूसरी कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी हो गई। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड इज पब्लिक कंपनी। अब इसके अंदर मिनिमम डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए? दो। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए तीन चाहिए। कितने? तीन। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन द कंपनी, प्राइवेट में 15, पब्लिक में 15। मतलब मैनेजमेंट संभालने के लिए कम से कम दो लोग तीन लोग चाहिए, लेकिन ओनरशिप के लिए भी प्राइवेट में दो, पब्लिक में 7। देखो, अच्छा इंडिया में ऑडिट कौन करता है मोस्टली? सीए करता है। सीए, अच्छा जॉब वाला सीए, प्रैक्टिस वाला सीए? मतलब क्या होता है जॉब वाला प्रैक्टिस वाला? जो वहां पे जॉब करता है उस कंपनी के। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी दो कंपनीज हैं, ठीक है। ये है एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड। ठीक है, एक पर्सन है राम, ये सीए है। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इस कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, सवाल मेरा ये है, क्या ये इस कंपनी में ऑडिटर बन सकता है?
बन सकता है? दोबारा सोच लो। ये सीए राम है, ये जॉब करता है एक्स लिमिटेड में, क्या ये वाई लिमिटेड में, क्या एक्स लिमिटेड में ऑडिटर बन सकता है? उसमें जॉब कर रहा है तो नहीं बन सकता। वाई लिमिटेड में जॉब नहीं कर रहा तो क्या उस कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं, देखो जरा मैं बताती हूँ। पता है हमें ना अपने प्रोफेशन के बारे में तो पता होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन और भी प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये होता क्या है सब, है ना जी। देखते हैं। पता है अभी तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, जब इंटरव्यू होंगे ना आपके, तब आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई इंडिया में कैसे होता है इंटर, कौन बन सकता है, जॉब वाला प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, देखना जरा। अच्छा सीए ऑडिट कौन सा करता है वैसे? स्टैट्यूटरी ऑडिट, याद है? ठीक है। अच्छा जब आप सीए बन जाएंगे, कोई भी पर्सन जब सीए बन जाएगा, तो सीए के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जॉब कर लो या तो आप प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो? या तो जॉब या तो प्रैक्टिस, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते इकट्ठे। अगर दोनों करोगे ना तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल, सीए की डिग्री वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो सीए बनने के बाद क्या करोगे? या तो आप जॉब करोगे या तो आप प्रैक्टिस करोगे। जॉब मतलब क्या होता है? किसी कंपनी में जाके बैठ जाओगे, वहां पे जॉब मिल गई, दैट इज कॉल्ड जॉब। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आप अपनी खुद की फर्म खोलोगे। क्या खोलोगे बेटा? फर्म खोलोगे। और जो ये प्रैक्टिस वाला सीए होता है ना, यही पर्सन ऑडिट कर सकता है सिर्फ। जॉब वाला पर्सन ऑडिट कभी भी नहीं कर सकता, ये ऑडिट कभी भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई मेरी बात? कि एक पर्सन एक कंपनी में जॉब कर रहा है, दूसरी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। वो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा है तभी वो ऑडिटर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। एक और चीज है इसके अंदर, अगर आप एक सीए जो सिर्फ जॉब कर रहा है उसको सिर्फ सीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीए। अगर कोई पर्सन कोई सीए प्रैक्टिस कर रहा है उसको बोलेंगे पीसीए। क्या बोलेंगे बेटा? पीसीए। पीसीए मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया? इंडिया में ऐसे चलता है। ठीक है, या तो आप जॉब करोगे या तो प्रैक्टिस करोगे, दोनों काम इकट्ठे कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोबारा बता दो जरा मेरे को एक बार। एक पर्सन इसमें जॉब कर रहा है, क्या इसमें ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता। किसी और कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता। ऑडिटर बनने के लिए क्या चाहिए? वो प्रैक्टिस करता हो। जॉब वाला पर्सन कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सेम अप्लाई टू द सीएस, सेम अप्लाई टू द एसीसीए, सेम अप्लाई टू द सीएम। समझ में आ गई बात? हर चीज में सेम अप्लाई होगा। ये जो जॉब करोगे तो जॉब ही करते रहो, फिर ऑडिटर नहीं बन सकते। क्लियर? पक्का? देखो फिर। हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। हु में एक्ट एज ऑडिटर? आगे लिखे बेटा, हु में एक्ट एज ऑडिटर। अच्छा कौन ऑडिटर बन सकता है? कौन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए? मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी। मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी। ठीक है, ये तो यार इंटरनेशनल लेवल की बातें करें, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिया में ऑडिटर कौन बनता है? सीए बनता है। ठीक है, इसको भी क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा एक बॉडी का। अगर सीए ऑडिटर बनना चाहता है तो इसको पहले तो सीए बनना पड़ेगा। सीए बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। व्हाट इज आईसीएआई? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये आपके एग्जाम करवाएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम सारे पास कर लोगे, ट्रेनिंग सारी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये क्या देता है आपको? मेंबरशिप देता है। क्या देता है बेटा? मेंबरशिप। और जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है तब आप आईसीए के क्या बनोगे? मेंबर बनोगे। मेंबर बनने के बाद ही ऑडिटर बन सकते। क्या एक बच्चा जो अभी सीए परस्यू कर रहा है, सीए के पेपर दे रहा है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? सीए बनने के बाद, मेंबर बनने के बाद ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, तभी आप ऑडिटर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। अच्छा यहाँ क्या लिखा है? अभी हम एसीसीए की बात कर रहे हैं, तो एसीसीए कब ऑडिटर बनेगा? जब वो मेंबर बनेगा रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी का। ठीक है, वो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, एग्जांपल एसीसीए। ठीक है, एंड अलाउड बाय द रूल्स ऑफ दैट बॉडी टू बी ऑडिटर, मतलब कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ने आपको अलाउ कर रखे हैं, आप ऑडिटर बन सकते हो। दूसरा क्या लिखा है? समवन डायरेक्टली ऑथराइज्ड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज कर रखा है।
स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को ऑथराइज कर रखा है कि आप भी ऑडिटर बन सकते हो, तो वो भी बन सकता है। लेकिन यार गवर्नमेंट भी किसको ऑथराइज करेगी? जिसके पास डिग्री होगी, या ऐसी किसी को भी कर देगी? जिसके पास डिग्री होगी उसी को तो करेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है बेटा? कंडक्टिंग ऑडिट वर्क। अच्छा, कौन कौन ऑडिट कर सकता है? कौन कौन ऑडिट कर सकता है? क्या एक इंडिविजुअल पर्सन ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल। क्या फर्म के साथ मिलकर कर सकता है? आगे देखो बेटा क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स हु आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑडिट वर्क। कौन कौन? सोल प्रैक्टिशनर, मतलब एक मैं एसी से हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं अकेली ऑडिट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, बहुत सारे पार्टनर्स हम मिलकर ऑडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक होता है बेटा एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक फर्म की तरह ही होता है। कि इसके अंदर जो पार्टनर होते हैं क्या वो भी ऑडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? आगे डायरेक्टर्स ऑफ एन ऑडिट कंपनी, मतलब मैंने ना क्या करा, हम सब ने मिलकर एक कंपनी खोल ली और उसके अंदर डायरेक्टर मैं खुद हूँ, जो सारे एसीसी हैं, सारे सीए हैं, वो खुद ही डायरेक्टर बन गए। क्या उस कंपनी का डायरेक्टर भी ऑडिट कर सकता है? कर सकता है। समझ में आ गई? आगे देखो, टू बी एलिजिबल टू ऑफर ऑडिट सर्विसेज अ फर्म मस्ट बी। अगर आप ऑडिट सर्विसेज देना चाहते हो तो फर्म क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सुटेबली ऑथराइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी। मतलब उस फर्म के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर बॉडी के क्या हो? मेंबर। दूसरा क्या लिखा है? अ फर्म डायरेक्टली ऑथराइज्ड बाय द स्टेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज कर रखा है कि आप क्या बनो? ऑडिटर बनो, तभी आप ऑडिटर बन सकते हो, तभी सिंपल। लिखो बेटा इसको, ये लिख लो। लिख लिया? यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? पक्का? ये चलो ठीक है, तो आज भी यहीं तक करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन को कह रहा है आपके पास? इसमें ही है क्वेश्चंस, तो देख लेना। अलग से एक किट भी तो मिल रखी है तुम्हें, क्वेश्चंस की नहीं मिली? इसके अंदर क्वेश्चन है तो आप वो कर लेना। ठीक है, और अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगी मैं, परसों। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट। ये क्वेश्चन दे रखे हैं बस, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये भी दे रखे हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये वाले जो इसके अंदर क्वेश्चन है ना बेटा, वो आपकी करके लाने हैं। ठीक है, ये वाले सारे करके लाने, एमसीक्यू ऐसे में कर लेना और ये वाले आंसर लिख के लाने। ठीक है, और परसों आपका टेस्ट लेके आऊँ। ठीक है।